हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी, एनएलसेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं एंड बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। देखो, आगे बढ़ें उससे पहले एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ कि आपको जैसा मैंने बताया कि आई एम आउट ऑफ स्टेशन, अभी वेकेशन पे आए हुए हैं, तो आपकी जो क्लास है वो स्टूडियो से नहीं हो रही है। प्रोबेबली फ्रॉम डे बाय टुमारो हमारी जो क्लास है स्टूडियो से होगी, इसलिए मैं आपको दिख नहीं रहूँगा। बाकी सेशन में सारी चीज़ें कवर करी हैं मैंने, तो वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप लोग क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी, एनएलसेट, DU LLB एंड किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और जो भी इनके कोर्सेज हैं उसमें आप इनरोल करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया है, रशिया कंटिन्यूड डिफाइंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। हमें तो पूरी कहानी पता ही है कि रशिया, यूक्रेन, ये सब क्या हो रहा है। अभी राइटर्स ने ना इस आर्टिकल के अंदर जो है कुछ पॉइंट्स पकड़े हैं कि रशिया ने क्या क्या इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन किया है। तो एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं, बाकी ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कुछ नया नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे राइटर ने स्टार्ट करी है कि डिस्पाइट वाइड स्प्रेड ग्लोबल कंडेमनेशन, जब रशिया ने पहली बार यूक्रेन पर अटैक किया था तो उस समय एक रिजोल्यूशन पास हुआ था मार्च 2022 में, जिसको 141 कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसमें यह कहा गया था कि रशिया जो है वो इमीडिएटली एंड अनकंडीशनली विड्रॉ कर ले यूक्रेन से, जो भी उनकी जो उस समय ट्रूप्स ने अग्रेशन दिखाया था। पर उसके बावजूद भी रशिया ने अपनी जो हरकत है वो कंटिन्यू रखी थी। इसके बाद देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का तो कोई भी मामला जो है वो बाइंडिंग नहीं होता है, समझ में आता है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना, इसका तो फैसला बाइंडिंग होता है। और यूक्रेन के एप्लीकेशन पे ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हेग में है, ठीक है। इसमें भाई चलो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक अलग मामला है, हेग नीदरलैंड में होती है। यहाँ से पे भारत के भी एक जज हैं, उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताया जाए। तो यूक्रेन के एप्लीकेशन पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक प्रोविजनल मेजर रूलिंग करी थी, जिसमें यह बोला गया था कि भाई रशिया जो है वो इमिडिएटली सस्पेंड कर ले इट्स मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। बट रशिया ने उस बात का भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जो रिजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, वो तो चलो बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद जब ICJ ने कह दिया तो वो तो बात सुननी चाहिए रशिया को, लेकिन रशिया ने वो भी नहीं सुना। तो वो भी एक इंटरनेशनल ऑर्डर का वायलेशन ही किया जा रहा है रशिया के द्वारा। अभी रिसेंट में रशिया ने फिर जो है वो काफ़ी सारा इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन किया है, जब उन्होंने डोनेस्टक, लुहानसक, जैप्रोनजिया और खेरोसन का जो रीजन है वो एनेक्स किया है। पर ये पहली बार तो किया नहीं है, इससे पहले इन्होंने क्रीमिया को भी किया हुआ है, तो ये वाली चीज़ भी है। लेकिन रशिया जो है इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन तो कर रहा है। अभी रिसेंट स्पीच में रशिया के प्रेसिडेंट जो है ना, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी थी। वो ये बोली थी कि न्यूक्लियर वेपन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये बोलना जो है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। इसके अलावा कैटास्ट्रॉफिक न्यूक्लियर वॉर जो है वो हो सकता है जब रशिया यूज़ करेगा, तब आपका यूक्रेन भी कर सकता है। और यहाँ पे ना यूनाइटेड नेशन के चार्टर में एक बात लिखी हुई है जो कि गौर रखने वाली है। ये चार्टर जो है यूनाइटेड नेशन का, वो ये कहता है कि अगर कोई कंट्री जो है वो किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करती है, तो जो सामने वाली कंट्री जिसके ऊपर ये अटैक लॉन्च हो रहा है, वो सेल्फ डिफेंस में न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकती है। साथ ही साथ उसके जो साथी हैं वो भी मदद करने के लिए उस कंट्री के आ सकते हैं। तो मतलब अभी होता हुआ क्या दिख रहा है, भगवान ना करे रशिया जो है कल को न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करे ऑन यूक्रेन। अब क्या होगा, यूक्रेनियन जो और भी उसके एलाइज हैं, आप समझ रहे हो कौन है वो एलाइज, तो वो सब रशिया के ऊपर भी न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वॉर का तरफ जाता हुआ नजर आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब ये तो चलो राइटर्स ने लिखी हैं। एक और न्यूज़ आ गई है आज, रशिया ने फ्रेश अटैक्स लॉन्च किए हैं मिसाइल के, जिसमें 75 मिसाइल्स जो है रशिया ने लॉन्च करी हैं। जिससे पहले देखो हुआ क्या था कि ऐसा सुनने में आया था कि क्रीमिया में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज था वो विध्वंस कर दिया गया था, उसमें यूक्रेन का हाथ बताया जा रहा था। तो आप ये कह सकते हो कि उसी का बदला लेते हुए जो है 75 मिसाइल्स जो हैं वो रशिया ने लॉन्च कर दी हैं यूक्रेन के ऊपर। ऐसा भी कहा जा रहा है कि काफ़ी लोगों को यहाँ पे मृत्यु हुई है। इंडिया ने कहा है कि इंडिया इज़ डीपली कंसर्न ओवर इंक्रीज इन वायलेंस। तो इंडिया जो है अब देखो थोड़ा थोड़ा रशिया के अपोज में बोलेगा, क्योंकि रशिया जो है अब जो हरकतें कर रहा है ना, थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल है, बहुत ही प्रोएक्टिव है। और यूक्रेन तो देखिए गलत है ही अपने जगह पे, क्योंकि उनको इतने समझना चाहिए, रशिया से वार्तालाप करके जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो वो भी लड़ने में ही लगे हुए हैं। तो ये चीज़ थी। तो द हिंदू में आज कुछ खास और था नहीं। तो अब हम देखेंगे बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस,
टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़, ठीक है। एक देखो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए करी, क्योंकि सीजीआई ललित साहब का जो टेन्योर है ना, वो आपके एग्जाम तक आते आते ख़त्म हो जाएगा। तो उस समय ना इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या नहीं किया। तो मेरे दिमाग में चीज़ आई थी, तो मैंने टॉपिक्स इकट्ठा किए थे और आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, सीजीआई ललित साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स किए हैं, उसमें सबसे पहला रिफॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का। 5 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो इनके द्वारा फॉर्म करी गई। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए गए, ट्रांसपेरेंट एंड प्रॉम्प्ट लिस्टिंग ऑफ केसेस किया गया, ऑल द जजेस गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियन, वो भी इन केस में किया गया, ठीक है। अब अगर कोई भी मेजर डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिया जाता है तो फुल कोर्ट मीटिंग्स के थ्रू लिया जाता है। लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करी है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की कि भाई लोग घर से बैठे बैठे देख सकें। 60 से 70 केसेस लिस्टेड बिफोर एवरी बेंच। तो ये अब देखो कंसर्न क्या है, जो इन्होंने चीज़ें करी उसमें कुछ कंसर्न भी हैं। कंसर्न ये कि इन्होंने देखो बहुत जल्दी जल्दी केसेस सारे जो हैं वो नंबर लगा दिए हैं। अब 60-70 केसेस ना हर बेंच के सामने लगे हुए हैं, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि जजेस पे भी बर्डन ऑफ द वर्क आ रहा है और जो लॉयर हैं वो भी अपनी ब्रीफ जो है जल्दी से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वाली चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है गाइज? तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज बेंच जिसमें 5 जज ऑफ द कोर्ट, या मिनिमम बता रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट है मिनिमम 5 जजेस ऑफ द कोर्ट who sit to decide any case involving a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution of India or for the purpose of hearing of any reference made by the President of India under Article 143। दो चीज़ें हैं, पहला अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन है या कोई आर्टिकल है उसके ऊपर क्वेश्चन में है कोई चीज़, तब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठती है, या फिर प्रेसिडेंट ने अंडर आर्टिकल 143 कुछ रेफरेंस के लिए पूछा है, तब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आपकी बैठती है। The provision has been mandated by Article 145 subclause 3 of the Constitution of India. CGI has the power to constitute a constituent bench and refer cases to it। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और केसेस रिफर कर सकते हैं। इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया से एक आर्टिकल उठाया है ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड। एक टास्क फोर्स बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कि एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करो कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, व्हाट इज ऑनलाइन गेमिंग? ऑनलाइन गेम जो है ये वीडियो गेम होते हैं या फिर पार्शली और प्राइमरीली प्लेड थ्रू द इंटरनेट और एनी अदर कंप्यूटर नेटवर्क अवेलेबल। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि ई स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है, ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें आपको ओरिजिनल प्लेयर्स के नाम मिल जाते हैं, आप खेलते हैं। फैंटेसी स्पोर्ट आप देख रहे हो, ड्रीम 11, फला फला। एक होता है कैजुअल गेम्स जिसमें स्किल बेस्ड होता है, एक चांस बेस्ड होता है। चांस बेस्ड जैसे कि आपका लूडो हो गया, स्किल बेस्ड मतलब जैसे कि आपका यू कैन से कि चेस हो गया, मेंटल लेवल यहाँ पे टेस्ट होता है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट कितनी बड़ी है, तो रेवेन्यू देखिए करीबन $5 बिलियन के आसपास 2025 में पहुँच जाएगा। आप ये भी देख सकते हैं कि कितने सारे गेमर्स यूट्यूबर्स आज की डेट में पॉपुलर हो रहे हैं, तो हमारी जनता कितनी ज़्यादा गेम खेल रही हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं आजकल एडिक्टेड हो जाते हैं। पेरेंट्स बहुत अच्छा फील करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं फ़ोन चला लेते हैं, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। छोटी छोटी एज में जो है उनको पूरे टाइम अगर पबजी और इस तरीके के गेम खेलने को मिले तो माने ना माने वायलेंट बिहेवियर जो है वो बढ़ता है, क्योंकि बच्चा वही सीखता है, वही होता है। आपको रिसेंट एक केस भी याद होगा कि आई थिंक इट वॉज फ्रॉम लखनऊ ओनली कि व्हेन अ बॉय किल्ड हिज मदर जस्ट बिकॉज शी वॉज आस्किंग हिम कि डू नॉट प्ले द पबजी। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे हैं समाज में और हो रही हैं, तो ये सब थोड़ा सा रुकना तो चाहिए। तो ये वाली चीज़ थी और इसमें कुछ ऐसा कुछ खास पढ़ने के लिए है नहीं। कल एक ना हिंदू में आर्टिकल निकला था पर उसमें कंटेंट था नहीं पूरा, तो आज ना ये इंडियन एक्सप्रेस में भी था तो मैंने वहाँ से उठाया है। फैटलिटीज़ अमंग यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज राइजिंग। देखो हुआ क्या, नंबर ऑफ फैटलिटीज़ मतलब जो कैजुअलिटीज़ हैं वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज की डायरेक्ट अटैक्स के अंदर बढ़ रही है, ऐसा बोला है यूनाइटेड नेशन के अंडर सेक्रेटरी जनरल जेन पियर्स लैक्रोक्सिक के द्वारा। की हाईलाइट क्या है, तो देखो इंडिया जो है ना हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है ट्रूप्स टू UNPKF, मतलब यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर भारतीय सेना का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और सबसे ज़्यादा जो फैटिलिटी सफर्ड की जा रही है वो हमारी ही सेना के द्वारा करी जा रही है। ये ब्लू हेलमेट जो है वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को शॉर्ट में बोला जाता है। रीज़न फॉर सडन इंक्रीज इन डेट, ऐसा क्यों है, तो पहली चीज़ तो ये कि भाई देखो जहाँ जहाँ पे ये जाती हैं काम करने के लिए वहाँ पे ना उस कंट्री से प्रॉपर वार्तालाप नहीं होता है या फिर रिलेशन अच्छे नहीं है। दूसरा कि डिस्ट्रस्ट बढ़ रहा है UN के लेके, तो कोई देखता है कि यूनाइटेड नेशन की फोर्स है तो लोग विश्वास भी नहीं करते हैं,
तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये डिस्ट्रेस देखा जा रहा है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो है ये कब फाउंड की गई थी? तो 1945 में करी गई थी। इट डिप्लॉयज ट्रूप्स एंड पुलिस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, इंटीग्रेटिंग दैम विद सिविलियन पीस कीपर्स टू एड्रेस अ रेंज ऑफ मैंडेट सेट बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? परमानेंट मेंबर्स होते हैं इसमें 5, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, इनके पास वीटो पावर होती है। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो 2-2 ईयर के लिए चेंज होते रहते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 5 आपके परमानेंट मेंबर्स होते हैं, टोटल 15 हो जाते हैं। अब ये जो 10 होते हैं ना, इसमें भी फिक्स होता है कि कितने रीजन से कितने होंगे। जैसे कि अफ्रीका से 3 होते हैं, एशिया से 2 होते हैं, अभी इंडिया भी आपको पता ही होगा, लेटिन अमेरिका से 2 होते हैं, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर से 2 होते हैं, ईस्टर्न यूरोप से 1 होते हैं। ठीक है, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द यूएन मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और ये इकलौती यूनाइटेड नेशन की ऑर्गन है दैट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस, कि जो मेंबर स्टेट हैं वो उसको मानने के लिए मजबूर हैं। तो ये आपने कुछ जाना। इसके बाद इकोनॉमी के अंदर नोबेल प्राइज अनाउंस हो चुका है। नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स 2022 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू बेन बेरेनिक, डगलस डायमंड, फिलिप डाइविग। अब इसको याद करने का जो मैंने एक ट्रिक बनाया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, आप लोग अपनी बना सकते हैं। कि बेन डायमंड खरीद के फिलिप के यहाँ रखता था, इसीलिए वो इकोनॉमिकली बहुत अमीर था। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बेन डायमंड खरीद के फिलिप के यहाँ रखता था, इसीलिए वो इकोनॉमिकली बहुत अमीर था। समझ में आया? ये आपका नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमी की ट्रिक बन गई है। अब आपको ऑप्शन में जहाँ दिखेगा आप लगा दीजिएगा। क्या है? बेन से हमने बेन ले लिया, डगलस डायमंड से हमने डायमंड ले लिया, फिलिप ले लिया। ठीक है, तो सिंपल भी और इकोनॉमी से रिलेट भी कर देंगे। कैसे? बेन जो है वो डायमंड जो है वो फिलिप के यहाँ रखता था, इसीलिए इकोनॉमिकली ही इज़ वेरी स्ट्रांग। समझ गए? तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। डायमंड एंड डुबिक को क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने बैंकिंग क्राइसिस के लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, अपना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको डिटेल में तो लिख के आना नहीं है। तो यहाँ पे बैंकिंग क्राइसिस का ऑप्शन कहीं दिखेगा तो लगा देना। और जो बेन बर्नेक हैं, इनको क्यों दिया हुआ है? कि जो 1930s में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उसके पीछे जो मेजर रीजंस थे वो इन्होंने एनालिसिस किए हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल है वाई हैज़ द इलेक्शन कमीशन फ्रोजन द शिवसेना सिंबल। तो देखो हो क्या रहा है कि उद्धव ठाकरे जी का जो अपना खेमा है और एकनाथ शिंदे जी का जो खेमा है, दोनों ही वो सिंबल को क्लेम कर रहे हैं जो कि शिवसेना का है, बो एंड एरो। तो एज पर द गाइडलाइंस टू गेट अ सिंबल अलॉटेड क्या सिस्टम होता है? तो इसीलिए भी फ्रीज कर दिया, डिसीजन लेंगे क्या होगा। सिंबल कैसे दिया जाता है? तो अ पार्टी कैंडिडेट हैज़ टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ 3 सिंबल्स, 3 सिंबल्स देते हैं, जिसमें से ईसी जो है वो एक सिंबल को फाइनल करती है। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे सर्व होता है। ECI decide who gets the symbol. How does the ECI decide to who get the symbol? So whenever parties split, there are chance of a dispute arising over claims to its election symbol. The ECI adjudicates the matter using para 15 of the symbol order 1968. ठीक है, the decision is binding on them. This applies to dispute in recognized national and state parties. अब अनरिकग्नाइज पार्टीज के अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तब क्या होगा? तो ECI जो है फिर वो एडवाइस करती है कि भाई आपस में चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो, या फिर जो अपोजिट फैक्शन होता है जिस पर ज़्यादा बहुमत होती है उससे वो होता है, या फिर अप्रोच टू द कोर्ट करो। ठीक है, तो ये हमने आज का सेशन देखा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में जाना, हमने नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स देखा, UN पीस कीपिंग फोर्स राइजिंग में जो अभी कैजुअलिटीज़ बढ़ रही हैं उसके बारे में देखा, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में देखा, रिफॉर्म्स ब्रॉड बाय CJI ललित इन सुप्रीम कोर्ट। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम टुडे, ये वाला और जो लास्ट में हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हमने कुछ न्यूज़ देखी, एडिटोरियल्स देखे। दिस इज़ इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई पढ़ाई करो, मेहनत करो, एग्ज़ाम इज़ वेरी पास एंड मॉक्स लगाओ। हफ्ते में कम से कम 2 मॉक्स देना शुरू कर दो, इट्स मस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।